सो वेलकम बैक टू द वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करेंगे। ये जो मॉडर्न हिस्ट्री को जो आज हम लोग कवर करने वाले हैं वो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम पर्सपेक्टिव से होगा। आज के वीडियो में या फिर जो टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं, ऐसा नहीं होगा कि बस फैक्ट्स का ही डिस्कशन होगा, फैक्ट्स के साथ कॉन्सेप्ट्स का भी डिस्कशन होगा। ठीक है, तो द लेक्चर वुड बी अ ब्लेंड ऑफ किसका फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग प्लस कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इसलिए काम में आती है क्योंकि जब आप मेंस लिखते हो ना, तो मेंस में कॉन्सेप्ट्स की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, खास करके जब बिहार पीसीएस का पैटर्न चेंज हो गया है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का। जिस तरीके से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, आप देखना बिहार पीसीएस की मैं बात करूं खास करके, तो वहां पर क्या इशू आ रहा है? इशू क्या था कि अभी पेपर बहुत टफ आया था। पेपर एक तो टफ था, पेपर के टफनेस के साथ साथ कट ऑफ भी बढ़ गया था। ठीक है, क्यों बढ़ गया था कट ऑफ? क्योंकि पेपर जो था ना वो कॉन्सेप्चुअल बेसिस पर पूछ लिया गया था, और जो यूपीएससी वाले लोग होते हैं ना, उनका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होता है। तो कट ऑफ बढ़ने का एक कारण था कि जो बीपीएससी की तैयारी करते थे लोग, उनके साथ क्या इशू आ गया था कि वो कॉन्सेप्ट पर ध्यान नहीं देते थे, वो फैक्ट पर ध्यान देते थे। अब जब कॉन्सेप्ट आया तो यूपीएससी वाले लोग यहां पर सेलेक्ट हो गए। ठीक है ना, तो अब हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में क्या करेंगे कि कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट दोनों को साथ लेके चलेंगे, जो कि नीड ऑफ द एग्जामिनेशन है। आप किसी भी एग्जाम के लिए देख लीजिए, यूपीएससी के लिए देख लीजिए, यूपीपीसीएस के लिए देख लीजिए, एमपीपीएससी के लिए देख लीजिए, बीपीएससी के लिए देख लीजिए, तो हम लोग हैंड इन हैंड वैसे चलेंगे। तो आज का जो टॉपिक है, आज जो हम लोग लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को लेकर के, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात हम लोग यहां पर करेंगे। तो देखो भाई, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, बेसिकली ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। आपको दिख ही रहा होगा, एक तो मॉडर्न है, जो पहला जो शब्द है वो मॉडर्न है, दूसरा जो शब्द है इंडिया है, तीसरा जो शब्द है हिस्ट्री है। इसको एक लाइन में लिखें तो इसको हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कह सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री कह सकते हैं। अब अगर हमें मॉडर्न हिस्ट्री को समझना है तो हमें पहले यह समझना पड़ेगा कि मॉडर्न मतलब क्या होता है। हिस्ट्री तो सबको पता है कि जो चीजें पास्ट में हो चुकी है। हिस्ट्री की टेक्निकलिटी पर अभी नहीं जाएंगे कि हिस्ट्री किसे कहते हैं, प्री हिस्ट्री क्या होता है, प्रोटो हिस्ट्री क्या होता है, वो सब अभी नहीं देखेंगे। बट हम लोग ये जरूर देखेंगे कि हिस्ट्री क्या होती है। तो क्या होता है सिंपलेस्ट टर्म हिस्ट्री? हिस्ट्री ये होता है कि जो आपने पास्ट में पढ़ रखा है, जो चीजें पास्ट में हो रखी है, उसको हम लोग हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है भाई, तो जो चीजें पास्ट में हो रखी है उसको जब हिस्ट्री बोलते हैं, तो हमने हिस्ट्री को मेडाइवल, एंशियंट और मॉडर्न में तोड़ा क्यों है? हिस्ट्री तो हिस्ट्री है। आज के 5000 साल पहले की बात भी करोगे तब भी वो हिस्ट्री है। आप 500 साल पहले की बात करोगे तब भी वो हिस्ट्री है। आप आज के 150 साल पहले की बात करोगे तब भी वो हिस्ट्री है। तो एक को एंशियंट कह दिया गया, एक को मेडाइवल कह दिया गया, एक को मॉडर्न कह दिया गया। क्यों कह दिया गया? तो इसका जवाब देने के लिए हमें इस टर्म को समझना पड़ेगा। और ये टर्म क्या है? व्हाट इज दिस टर्म? दिस इज मॉडर्न। मॉडर्न। अब मॉडर्न होने का क्या मतलब होता है? मॉडर्न होने का क्या मतलब होता है? मॉडर्न आपने बोलचाल की भाषा में सुना होगा। मॉडर्न का मतलब कि जो एडवांस होते हैं, जो जीन्स पहनते हैं, ठीक है, जो चम्मच से खाना खाते हैं, उनको मॉडर्न कहते हैं। जो कुर्सी पर बैठते हैं पैर पे पैर रख के, उनको मॉडर्न कहते हैं। बट क्या वाकई एकेडमिक्स में मॉडर्निटी की ये डेफिनेशन है? क्या इसको हम लोग मॉडर्न होना कहेंगे? इंग्लिश बोलना, इसको लोग मॉडर्न समझते हैं। क्या वाकई केएफसी में खाना खाना, इसको लोग मॉडर्न समझते हैं? क्या ये वाकई मॉडर्न है? क्या ये वाकई मॉडर्न है? अगर ये मॉडर्न नहीं है तो मॉडर्न मतलब क्या होता है? और मॉडर्न जो शब्द है वो आया कहां से है? देखो, मॉडर्न जो शब्द है ये वेस्ट से आया है। एक स्लाइड ले लेते हैं। हाँ, तो मॉडर्न जो शब्द है ये कहां से आया है? ये आया है भाई साहब वेस्ट से। वेस्ट मतलब वेस्ट बंगाल नहीं, वेस्ट मतलब यूरोप से। ठीक है, यूरोप में क्या हो रहा था? देखो, एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग दे देता हूं। यूरोप में क्या हो रहा था? यूरोप में हो क्या रहा था? यूरोप में क्रांति हो रही थी, रिवॉल्यूशन हो रहा था। ठीक है, वो रिवॉल्यूशन क्यों हो रहा था? वो रिवॉल्यूशन इसलिए हो रहा था क्योंकि जो यूरोप का सोशल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा था। यूरोप के सोशल स्ट्रक्चर में चेंज होने का क्या मतलब है? सोशल स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? बेसिकली सोशल स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक सोसाइटी, एक जो सोसाइटी है
वो किस तरीके से खंडों में बटी हुई है। जैसे अगर भारतीय समाज की अगर आप सोशल स्ट्रक्चर की बात करोगे तो जातिवाद, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, तो ये क्या है, इंडियन सोसाइटी का सोशल स्ट्रक्चर है। उसी तरीके से क्या था, वेस्ट में भी सोशल स्ट्रक्चर था, जिसमें क्या होता था, सबसे ऊपर किंग आते थे, ठीक है, उसके बाद ड्यूक्स आते थे, उसके बाद कॉमन मैन आते थे। सिमिलरली एक कल्चरल स्ट्रक्चर था जिसमें रिलीजन सबसे ऊपर आता था, पोप आता था, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे लोग आते थे। ये सोशल स्ट्रक्चर था। अब होता क्या था, जिस तरीके से जातिवाद इंडियन सोसाइटी में एक्सप्लॉयटेशन को बढ़ावा दे, ब्राह्मण शूद्र का एक्सप्लॉयटेशन करते थे ना, उसी तरीके से यूरोप में क्या होता था कि ये जो राजा था ये कॉमन मैन का एक्सप्लॉयटेशन करता था। क्यों? क्योंकि टैक्स देना पड़ता था। आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा होगा कि जो टैक्सेशन सिस्टम था वो ये तो अमीर थे और अमीरों से टैक्स मांगता नहीं था, वो टैक्स किससे मांगता था, वो इससे। सिमिलरली ये जो रिलीजन था वो भी कॉमन मैन को ही दोषी मानता था। आपने लेटर ऑफ इंडल्जेंस और सेल्स ऑफ लेटर देखा होगा, अब इस पर ज्यादा नहीं जाते। लेटर ऑफ इंडल्जेंस, सेल्स ऑफ लेटर यही कहता है कि अगर इन लोगों ने पाप कर दिया, किसने, ऊपर वाले लोगों ने, ड्यूक्स ने पाप कर दिया, किंग ने पाप कर दिया, ये क्या करेंगे, रिलीजन को, चर्च को पैसे देंगे, और पैसे देने के बाद क्या होगा, उस पैसे से ये क्या करेंगे, पुण्य को खरीद लेंगे, ठीक है, उस पुण्य को खरीद लेंगे और उसकी सजा किसको ये दे देंगे, इन छोटे छोटे लोगों को। तो हुआ क्या, ये सब बहुत ही गंदगी वहां पे मची हुई थी। अब साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ा यूरोप में। साइंटिफिक टेम्परामेंट जब बढ़ा तो एक रिवॉल्यूशन क्रिएट हो गया इनके अगेंस्ट कि भाई हम लोग भी बराबर हैं, तुम्हारे बराबर हैं, तुम हमको वैसा मत करो, ठीक है। तो अब हुआ क्या, यूरोप में क्या हो गया, साइंटिफिक टेम्परामेंट आ गया, रेनेसां नाम की चीज आ गई। रेनेसां मतलब क्या, रेनेसां मतलब पुनर्जागरण, यूरोप फिर से जागृत हो गया। उसके बाद क्या हुआ, एक तो रेनेसां आ गया, साइंटिफिक टेम्परामेंट आ गया, कल्चरल रिवॉल्यूशन आ गया, ऐसे कई सारी चीजें आई जो एक इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता कि भाई क्या वाकई में ये जो राजा हैं, क्या वाकई में ये जो राजा हैं वो क्या सही कर रहे हैं एक्सप्लॉइटेशन के करके, क्या जो पोप है, क्या वो जो रिलीजन है, क्या सच में वो किसी को एक्सप्लॉइट करके सही कर रहा है। अब होता क्या है, इस तरह के थिंकिंग को जब आप किसी चीज में क्यों लगा देते हो कि भगवान की पूजा क्यों करनी चाहिए, ठीक है, ये जब क्यों लग जाता है ना, तो ये आपके अंदर एक रैशनल थिंकिंग लेके आता है, ठीक है। और जब आपके अंदर रैशनल थिंकिंग प्लस साइंटिफिक टेम्परामेंट, इस तरह की चीजें अगर आपके अंदर आ जाती है तो आपको हम लोग मॉडर्न कहते हैं। जीन्स पहनना मॉडर्न नहीं है, इंग्लिश बोलना मॉडर्निटी नहीं है। मॉडर्निटी का क्या मतलब है, तुम हिंदी बोलो, तुम धोती कुर्ता पहनो, बट साइंटिफिक टेम्परामेंट रखो, रैशनैलिटी रखो। ये नहीं कि बीमार हो गए ओझा के पास चले गए, ऐसा नहीं, ठीक है। द टेम्परामेंट शुड बी साइंटिफिक। तो अब यहां पर क्या होता है कि ये मॉडर्निटी कहां आई, यूरोप में आई। अब देखो हुआ क्या, होता क्या था कि इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में क्या होता है कि भाई यूरोपियंस का आगमन होता है, ठीक है। और यूरोपियंस का आगमन क्यों होता है, अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको यह बताया कि वहां पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, रेनेसॉ, साइंटिफिक डेवलपमेंट, साइंटिफिक टेम्परामेंट होने लगा था। साइंटिफिक डेवलपमेंट, साइंटिफिक टेम्परामेंट के होने का क्या मतलब होता है, साइंटिफिक डेवलपमेंट, साइंटिफिक टेम्परामेंट के होने का ये मतलब होता है, एक तो आपकी थिंकिंग साइंटिफिक हो गई। अगर आपकी थिंकिंग साइंटिफिक हो गई तो आपका जो लाइफस्टाइल है वो भी साइंटिफिक होगा। जैसे मान लो दुनिया तरक्की के साइंस की तरफ बढ़ रही है, तो देखो दुनिया में क्या क्या आ रहा है, फ्रिज आ रहा है, एसी आ रहा है। तो वहीं पर उस समय क्या हुआ था, पहले खेती होती थी वहां पर भी, किसानी होती थी वहां पर भी, लेकिन जब रिवॉल्यूशन हो गया तब क्या हुआ वहां पे, तब वहां पे मशीन्स आ गई, ठीक है, वहां पर क्या आ गई, मशीन्स आ गई। अब मशीन से क्या बनेगा, खुद सोचो, मशीन से क्या बनेगा, मशीन से क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, सामान बनेगा ना, प्रोडक्ट बनेगा, या कोई चीज बनेगी, थिंग्स बनेगा, कोई प्रोडक्ट्स बने, यही तो बनेगा। अब देखो, अभी 2 मिनट के लिए सोचो, जहां पे साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हुआ है यूरोप में, यूरोप में साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हो चुका है, यूरोप में मशीनें आ चुकी है, यूरोप में कल्चरल रिवॉल्यूशन हो चुका है, यूरोप में अगर सब सारी चीजें ऐसी हो चुकी है, उसके बाद ये मशीन बन रही है। अब यूरोपियन को किस बात की चिंता होनी चाहिए, सब चीज तो है भाई इसके पास, तुम एडवांस कर चुके हो, तुम एजुकेशनली अपलिफ्ट हो चुके हो, तुम्हारा रिलीजन उतना क्रूड नहीं रहा, अब तुम साइंस के तरफ से सोच रहे हो, फ्रेंच रेवोल्यूशन में तुमको पॉलिटिकल रेनेसॉ भी तुमको मिल चुका है, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की तुम बात वहां पे कर चुके हो, तो अब बचा क्या,
तो अब किस बात की चिंता है तुमको? तो अब चिंता है कि भाई इस मशीन में, अगर मशीन से अगर आपको सामान निकालना होगा, अगर इस मशीन से आपको प्रोडक्ट निकालना होगा, आपको प्रोडक्ट निकालने के लिए इनपुट चाहिए, आपको रॉ मटेरियल चाहिए, चाहिए ना? कपड़ा बनाना है आपको तो सिल्क तो चाहिए, ठीक है ना? वो उसी को रॉ मटेरियल बोलते हैं। आपको माजा बनाना है, जब माजा बनाना है तो आम तो चाहिए, और आम के अलावा प्लास्टिक भी चाहिए, बोतल तो भरोगे उसको। तो आप मशीन से क्या कर सकते हो? बॉटल बना सकते हो। आप मशीन से क्या कर सकते हो? माजा बना सकते हो। बट प्लास्टिक कहां से लाओगे? आम कहां से लाओगे? लेट सपोज ये मिल गया, ये इनपुट मिल भी गया उनको। अब ये इनपुट मशीन से जब बन रहा है ना, तो इतना ज्यादा बन रहा है, इतना ज्यादा बन रहा है कि इसको बेचोगे कहां? समझे बात को? यूरोप के पास दो समस्याएं आई। यूरोप के पास कितनी समस्याएं आई? दो समस्याएं आई। पहले कि रॉ मटेरियल कहां से मिलेगा, ठीक है, रॉ मटेरियल कहां से मिलेगा, और दूसरा, अगर रॉ मटेरियल मिल गया तो वो बिकेगा कहां पे? रॉ मटेरियल अगर मिल गया, वो बिकेगा कहां पे? तो पहला जो समस्या था कि रॉ मटेरियल का, और दूसरा जो समस्या था मार्केट का। यूरोप को यह समझ में आ गया कि हमारी पॉपुलेशन बहुत कम है और हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है वो भी बहुत कम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यूरोप के बाहर जाना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? यूरोप के बाहर जाना पड़ेगा। अब जब ये यूरोप के बाहर गए तो ये कहां गए? ये कहां गए? ये इंडिया जैसी कॉलोनी में आने लगे। ये इंडिया जैसी कॉलोनी में आने लगे। अब इनको यहां पर फिर से दिक्कत होने लगी। दिक्कत इनको क्या होने लगी यहां पर कि पहले ये क्या करते थे? इंडिया के साथ ट्रेड कर लेते थे। ये कब की बात है? 6th 7th 8th सेंचुरी की बात है कि ये इंडिया के साथ डायरेक्ट ट्रेड कर लेते थे। यहां पर एक वर्ल्ड मैप होगा, हाँ, तो यहां पर क्या होता था कि 6th 7th 8th सेंचुरी में ये क्या करते थे? डायरेक्ट यूरोप यहां से इंडिया के साथ ये ट्रेड कर लेता था। कहां से करता था? यहां से। ये रास्ता था उसका, ये देखो मेडिटेरेनियन वाला रास्ता है ना, यहां से निकल के यहां पर ये ट्रेड कर लेता था। बट हुआ क्या? रोम गिर गया, ठीक है ना? फॉल ऑफ रोम गिर गया। रोम के गिरने के कई कारण थे। आप लोगों ने स्पार्टिकस के बारे में सुना होगा, ठीक है? स्पार्टिकस ने क्या किया था? रोम का स्ट्रक्चर भी बहुत गंदा था, कभी वर्ल्ड हिस्ट्री देखेंगे तो फिर हम उसकी बात करेंगे। स्पार्टिकस वो क्या करता था? वो एक गुलाम था, उसने भी कई सारे युद्ध हुए, बहुत सारे रीजन्स के बाद रोम गिरा, फॉल ऑफ रोम हुआ। अब जब रोम गिरा तो हुआ क्या कि पहले यहां पर क्रिश्चियंस थे, ये जो शासन था ये क्रिश्चियंस का था। तो इटली में दो जगह है, आज वो इटली के अंदर ही आता है, अब मॉडर्न डे में वो वेनिस और जेनवा, ये क्या है? ये इटली के अंदर आता है। पहले क्या होता था? ये इटली के बाहर एक इंडिपेंडेंट रूल करते थे ये लोग। ये क्या करते थे भाई? ये डायरेक्टली ट्रेड करते थे इस रास्ते से, ठीक है? ये ट्रेड करते थे इस रास्ते से। अब जब ये इस रास्ते से ट्रेड करते थे तो होता क्या था? हुआ क्या कि एक तो ये इस रास्ते से ट्रेड कर रहे हैं, बहुत प्रॉफिट कमा रहे हैं, बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। बट जब रोम गिरा तो ये देख रहे हो यहां पे इजिप्ट हो गया, ठीक है? ये जो नॉर्दर्न पार्ट वाला एरिया है, टर्की हो गया, कौन यहां पे देखो टर्की है, यहां पर मुस्लिम शासक आ गए, यहां पर मुस्लिम शासक आ गए। और जब मुस्लिम शासक यहां पर आए, तब क्या होता है कि एक क्रिश्चियनों को ट्रेड करने के लिए मना कर दिया यहां पे कि भाई तुम डायरेक्ट ट्रेड मत करो, अगर तुम ट्रेड करोगे तो हमें तुम टैक्स दो। हमें क्या दो? हमें तुम टैक्स दो। ये जो रास्ता आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये जो आपको रास्ता दिख रहा होगा, ये वाला रास्ता कहां गया? हाँ, ये वाला रास्ता, ये जो रास्ता है इसको स्टेट मोनोपोली बना दिया गया। इसको स्टेट मोनोपोली बना दिया किसने? मुस्लिम रिलीजन ने। अब वो क्रिश्चियन को ट्रेड करने नहीं दे रहे, ठीक है? तो हुआ क्या? क्रिश्चियनिटी को आहत हुआ, क्रिश्चियनिटी इससे अफेक्ट हुई। अब क्रिश्चियनिटी के मन में एक, क्रिश्चियंस जो यहां पर थे, यूरोपियंस जो लोग थे, उनके मन में एक चीज आया कि भाई हम लोगों को क्या करना है? कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा, कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये टैक्स और टैरिफ इतना ले लेते हैं कि हमारे पास मुनाफा बचता ही नहीं है।
अब आप लोग सोचोगे कि मोनोपोली इसने कर दिया, यूरोपियन ने अपोज क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि जो दो स्टेट का या उस टाइम के दो कंट्री का जो मैंने नाम लिया आपको, वो बहुत छोटे देश थे। आज जो स्विट्जरलैंड किसी से लड़ सकता है क्या? बट वो बहुत अमीर है। साउथ कोरिया किसी से लड़ सकता है क्या? लेकिन वो बहुत अमीर है। किसी से लड़ने का मतलब ये नहीं कि नॉर्थ कोरिया से लड़ लिया, मतलब अमेरिका जैसी शक्तियों से लड़ सकता है क्या? नहीं लड़ सकता। स्विट्जरलैंड लड़ सकता है क्या? नहीं लड़ सकता। स्वीडन लड़ सकता है क्या? नहीं लड़ सकता। नॉर्वे लड़ सकता है क्या? नहीं लड़ सकता। डेनमार्क नहीं। तो अब हुआ क्या कि उसी टाइप के ये दोनों देश थे, ये दोनों लड़ नहीं पा रहे थे, और पूरा का पूरा मोनोपोली किसने बना लिया था? मुस्लिमों ने यहाँ पे बना लिया था। अब देखो दूसरे स्टेज में क्या हुआ कि इसको ये बात सही नहीं लगी। किसको? वेनिस और जेनोवा को। उसने क्या किया, जो नीचे के क्रिश्चियन कंट्रीज थे, रोम हो गया, पोर्चुगल हो गया, स्पेन हो गया, उसको बोला कि भाई हमारे पास बहुत पैसा है, तुम एक्सप्लोर करो, तुम शिप बना करके एक्सप्लोर करो, और जब तुम शिप बना के एक्सप्लोर करोगे हम लोग तुमको फंड करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? तुमको फंड करेंगे। और ये जो शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी है, ये इनके पास कहां से आई थी? ये इनके पास आई थी रेनेसॉ से, मॉडर्निटी से, जो अभी हमने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से, जो अभी हमने पढ़ा, वहां से आया था। तो ये शिप बनाना जानते थे। इन्होंने क्या किया? पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी नीचे वालों को दिया। और नीचे वालों को क्यों दिया? क्योंकि भाई इनके पास मिलिट्री पावर थी, पॉपुलेशन थी। इनकी पॉपुलेशन भी बहुत कम थी इन दोनों स्टेट की, और इनको कहा कि भाई तुम जाकर के ट्रेड करो। अब यहां पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, एक कॉमन सा क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट सभी को आता होगा, कि भारत की खोज किसने की? भारत की खोज किसने की? तो सबके एक ऑब्वियस आंसर होगा सबके पास, वास्को डी गामा। अगर मैं फिर आपसे यह पूछूं कि इंडिया में सबसे पहला पोर्चुगीज कौन था जो आया, कौन था? तो फिर से आंसर यही होगा कि जब सबसे पहले खोज किया है वास्को डी गामा ने, तो वास्को डी गामा ही होगा ना। लेकिन ये नहीं, वास्को डी गामा नहीं था वो, उसका नाम गैस्पर डी गामा था। ठीक है, वो वास्को डी गामा के पहले इंडिया में आ चुका था। और हिस्टोरियंस का मानना है कि वो जो गैस्पर डी गामा था वो एक फ्रॉड था, एक ठग था, कॉनमैन था, जासूस था, उसके बारे में कुछ पता नहीं चला है। अब ये मत सोचना कि इसका नाम डगामा उसका नाम डगामा तो दोनों भाई भाई, ऐसा नहीं था। इसको पकड़ लिया था वास्को डी गामा ने जब दूसरी बार भारत आया था 1498 के बाद। 1501 में वास्को डी गामा यहां पर आया था, तो जब वो वापस जा रहा था तो इसको पकड़ लिया और पकड़ करके साथ में लेके चला गया। कहां पे? इटली में। उसके पहले भी ये पकड़ाया था बंदा, गैस्पर डी गामा। इसके बारे में कुछ पता नहीं है, और इसके बारे में कभी और बात करेंगे। ये किस तरीके से था, क्यों इसका नाम ऐसा पड़ा, कहा जाता है ये पर्शिया का है, कभी कहा जाता है ये मोरक्को का है, इस पर कोई एक मत बना नहीं, ना इसके माँ बाप, इसके डिसेंडेंट, किसी के बारे में इसको कुछ नहीं पता। ये बंदा मर गया, लेकिन मरते मरते ये अपनी जगह बना के गया था इटली के राजा के पास। हेनरी का जो परिवार था ना, उसमें वहाँ पे ये अपना जगह बना के गया था और बहुत अच्छी लाइफ जिया था बाद में ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, अब आपको ये पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि वाई हम लोग इसको मॉडर्न हिस्ट्री क्यों बोलते हैं। ठीक है, और मॉडर्न हिस्ट्री इंडिया में कब से स्टार्ट होती है? तो मिड 18th सेंचुरी से, 1750 के बाद, 1757 के बाद। अब 1757 के बाद ही क्यों शुरू होती है? तो देखोगे उस समय बैटल ऑफ प्लासी, सिराजुद्दौला को हराया था, उसके बाद अंग्रेजों का डोमिनेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया था यहाँ पे बंगाल में। और बंगाल वाज द प्राइम फेसाई रीजन कि जिस वजह से फ्रेंच को हराया गया। फ्रांसीसी जो कंपनियां हैं, जो फ्रांस की जो कंपनी है जो मद्रास में लड़ रही थी, जो लड़ रही थी, वो कहाँ से? रॉबर्ट क्लाइव कहाँ से? बंगाल से यहाँ पर आया था। तो जो मेन जो आप कहो कि जो जिस वजह से आप फ्रेंच को आउटकास्ट कर दिया गया इकोनॉमिकली, वो क्या रीजन था? एनेक्सेशन ऑफ बंगाल। इस वजह से हम लोग इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री को 1700 साढ़े 1700 से पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये है मॉडर्न हिस्ट्री की कहानी। और मॉडर्न हिस्ट्री शुरू कैसे होती है? यूरोपियन के आगमन से। ठीक है, वो कैसे शुरू होती है? वो यूरोपियन के आगमन से शुरू होती है। यूरोपियन जब यहां पर आते हैं तो अपनी कुछ टेक्नोलॉजी यहां पर डालते हैं, अपना कुछ साइंटिफिक टेम्परामेंट डालते हैं। जब आप पोर्चुगीज को पढ़ोगे तो पोर्चुगीज का एक गवर्नर था जिसने सती की एबोलिशन करवाई थी। यहां पर जो सती होती थी ना, सती होता था ना पहले, तो अभी पढ़ोगे कि उसने सती का एबोलिशन करवाया था, रिलीजन का होल्ड कम करवाया था। ठीक है, हालांकि ये कहना गलत है, रिलीजन का होल्ड कम करवाया था, क्योंकि वो चाहते थे कि सारे हिंदू कन्वर्ट हो जाए क्रिश्चियनिटी में, सारे मुस्लिम कन्वर्ट हो जाए क्रिश्चियनिटी में। ये कहना बिल्कुल गलत है कि उन्होंने, मतलब एक्चुअली क्या है, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना मॉडर्निटी, ये सब वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। एनसीईआरटी में भी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट के बारे में अब तक बताया गया है। तो हमें
ये मान के चलना पड़ेगा कि मॉडर्निटी की डेफिनेशन ही यही है जो उन्होंने दी है। और दूसरा ये है कि अंग्रेजों के आने के बाद मॉडर्न एरा इंडिया का शुरू हुआ, ऐसा वेस्टर्न वर्ल्ड में माना जाता है। और तीसरी बात ये आ जाती है कि इस इतिहास को जब पढ़ते हो, जब से अंग्रेजों का इफेक्ट और इंपैक्ट इंडिया के सोशल स्ट्रक्चर, इंडिया के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इंडिया के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर देखा गया, तो उस टाइम के बाद से हम लोग इंडियन हिस्ट्री को मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, अब हम लोग देखते हैं कि आखिर जब यूरोपियन यहां पर आए, ठीक है, यहां पर जब यूरोपियन आए तो हुआ क्या था उनके साथ। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि, एक मिनट, हाँ, सबसे पहले क्या हुआ था कि यूरोपियंस के पास बेसिकली क्या होता था, बहुत सारा मतलब टेक्नोलॉजी थी, बहुत सारी मतलब सारे उनके पास आइडियाज थे, सब कुछ था, लेकिन भाई किसी ने इंडिया को देखा नहीं था और कोई यूरोप के बाहर गया नहीं था। तो अब कैसे जाएगा कोई यूरोप के बाहर, और क्या कहा जाएगा उसको, मतलब किस तरीके से चीजें चलेगी, किस तरीके से ये सब चीजें होंगी, कैसे होगा। तो हुआ क्या था कि देखो यहां पे स्लाइड पे एक जो ओशियन रूट को ढूंढने की बात थी, वो इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा मतलब सिग्निफिकेंट बन गया था प्रिंस हेनरी के टाइम पे। ठीक है, प्रिंस हेनरी को एक पोप थे जिनका नाम था पोप निकोलस 5, उन्होंने प्रिंस हेनरी को एक बुल गिफ्ट में दिया था। अब बुल क्यों दिया था, बैल क्यों दिया था उनको, तो पोर्चुगीज समाज में, पोर्चुगल जहां पे आपका जो पोर्चुगीज समाज है वो ये मानता है, वो बुल को एक रिलीजियस, जैसे हम लोग नंदी को मानते हैं ना शिव जी के, एक रिलीजियस सिंबल, उसी तरीके से वो बुल को मानता है रिलीजियस सिंबल। बुल को देने का ये मतलब है कि स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी, सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है कि भारत जाओ, वहां पे जितने भी लोग हैं उसको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लो, हिंदुओं को हटा दो। ये सिंपल सा मतलब था यहां पर उस टाइम पे, यहां पे इसका पोप निकोलस 5 का। तो ये किंग हेनरी को दिया गया कि भाई तुम ये जाओ और ओरिएंट समाज को ढूंढो। ओरिएंट समाज मतलब ईस्ट वाला समाज, जहां पे हम लोग रहते हैं उसको ओरिएंट बोलते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, ये ढूंढने के लिए निकला। अब इसने ढूंढने के लिए कई सारे शिप्स भेजे। अब शिप्स भेजा तो उस शिप्स में से एक पहला जो कैप्टन था उसका नाम था बार्थोमेलो डियास। ठीक है, अब हुआ क्या कि वो बंदा देखो ऐसे है और यहां पर समवेयर इंडिया है, उसको यहां पर जाना है, वो यहां से आया, यहां पर वो पहुंचा, यहां पर पहुंचने के बाद क्या हुआ, उसके क्रू मेंबर ने क्या किया, रेबेल कर दिया कि भाई अब हम आगे नहीं जाएंगे। तूफान बहुत ज्यादा था, कुछ लोग मारे जा चुके थे इसके क्रू के। अब इसने बोला कि नहीं यार, इंडिया हमें दिख रहा है, हमें जाने दो आगे। बट क्रू मेंबर ने क्या किया, अगर तुम जाओगे तो हम तुम्हें मार देंगे। क्यों, क्योंकि शिप एक ही है। अब उस केस में क्या हुआ, इसको वापस लौटना पड़ा। ठीक है, उसके बाद फिर कौन आया, उसके बाद ये चीज हुई, इसके बाद फिर गया अपना वास्को डे गामा। इसके बाद अपना कौन गया, इसके बाद गया अपना वास्को डे गामा। और वास्को डे गामा के बाद फिर पोर्चुगीज इंट्रूजन इंडिया में शुरू हो गया। ठीक है, तो यहां पर ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास की बात की गई है। ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास क्या है, कैप वर्डे एक आइलैंड है। ठीक है, कैप वर्डे एक आइलैंड है। कैप वर्डे के ईस्ट में ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास में यह बोला गया कि जो कैप वर्डे आइलैंड है उसके ईस्ट में जाओगे तो वहां पे पोर्चुगीज का शासन होगा। इंडिया ईस्ट में है इसके, ये भी देखो, ये आपका यहां पर है, इस मैप में देखोगे तो हाँ, ये देखो, इसको मिटा देता हूं, यहां पर आप देखो कैप वर्डे, कैप वर्डे। अब हुआ क्या, उन लोगों ने इमेजिनरी लाइन बनाई, एक इमेजिनरी लाइन बनाई यहां से और दुनिया को बांट दिया। दुनिया को, ये जो कैप वर्डे आइलैंड है यहां पर इस दुनिया को बांट दिया। कहा कि यहां पर जो होगा, ये जो एरिया है और ये एरिया है, इस वाले एरिया में पोर्चुगीज जाएंगे और इस वाले एरिया में स्पेनिश जाएंगे। यहां पर कहीं पे भी पोर्चुगीज का डोमिनेंस नहीं होगा, यहां पर कहीं पर भी स्पेन का डोमिनेंस नहीं होगा। बांट दिया, पूरी दुनिया को ही बांट दिया। और ये किससे पूछ के बांटा, क्या जो यहां पर लोग रह रहे थे उससे पूछ के बांटा, क्या हम भारतीय यहां पे रह रहे थे हमसे पूछ के बांटा, नहीं, अपने मन से बांट दिया।
समझे? ये बिल्कुल वैसा ही हो गया, किसी और के घर को देख करके आप और आपके भाई बोल रहे हैं कि पहला वाला फ्लोर तेरा, दूसरा वाला मेरा। वो घर वाला बंदा देख रहा है कि अरे मेरे से बिना पूछे घर का बंटवारा कर रहा है। तो ये सेम केस यहाँ पर हो गया। अब जब ये सेम केस यहाँ पर हुआ तो